नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या गाजा नक्शे से खत्म होने वाला है और क्या सीज फायर सिर्फ एक इंटरवल था इस पूरी जंग में, या कहें कि इजराइल वापस अपनी ताकत को बढ़ा रहा था ताकि और ज्यादा खतरनाक तरीके से गाजा पर अटैक कर उसको मिट्टी में मिला दिया जाए, या फिर हमास ने ही इजराइल की धमकी को हल्के में लिया और सीज फायर और युद्ध विराम की उस शर्त को मानने से इनकार कर दिया जिसमें हमास के द्वारा बंधक बनाए गए इजरायलियों को छोड़ना था, और उनको ना छोड़कर हमास ने क्या जंग को और ज्यादा भड़का दिया है। अब जो हालात और जो जंग हमास के साथ इजराइल की गाजा में शुरू हुई है, कैसे 10 मिनट में सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चे भी शामिल, जो जंग का मतलब तक नहीं जानते, जो धर्म का मतलब तक नहीं जानते। लेकिन अब क्या गाजा खत्म होने वाला है और फिलिस्तीन का अस्तित्व ही वैश्विक मानचित्र से मिटने वाला है, क्योंकि मारा जा चुका है हमास का पीएम। Hamas is responsible for this war. सबसे पहले जरा इस वीडियो को ही देखिए किस तरीके से पूरा फिलिस्तीन खत्म होता चला गया, क्योंकि सबसे पहले नॉर्थ गाजा पर जब अटैक हुआ तो नॉर्थ गाजा के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो बचने के लिए वहां से गाजा की तरफ शिफ्ट हुई। लेकिन जब वो गाजा की तरफ शिफ्ट हुई तो गाजा पर भी बमबारी इजराइल की तरफ से की गई और यहां से भी उस पॉपुलेशन को जो बची उसे डेर अल-बहा की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। डेर अल-बहा के अंदर फिर बमबारी की गई, एयर स्ट्राइक की गई और वहां से उस पॉपुलेशन को, जो बची हुई पैलेस्टाइन की पॉपुलेशन थी, उसे आगे शिफ्ट होना पड़ा और वो खान यूनिस की तरफ शिफ्ट हुई। लेकिन खान यूनिस पर भी अटैक किया गया और वहां से पॉपुलेशन राफा, और राफा वो इलाका जो इजिप्ट के बॉर्डर से टकराता है, यानी यहां से आगे कोई रास्ता नहीं जाने का। और ये जो पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर एक एक करके अटैक किया गया, दरअसल ये पूरा फिलिस्तीन जो धीरे धीरे इजराइल होता चला। लेकिन जो 10 मिनट में हुआ वो क्या हुआ? क्या वाकई में हमास, रमजान और रक्त रंजित गाजा ये पूरी कहानी गाजा को अस्तित्व से खत्म कर सकती है? जरा देखिए बीते कुछ घंटों के अंदर क्या घटना घटी है। दरअसल गाजा के अंदर 400 से ज्यादा हत्याएं कर दी गई हैं। जो इजराइल की तरफ से अटैक किया गया उसमें 400 से ज्यादा की जान गई और उनमें एक तस्वीर ने वाकई में आंखों को नम कर दिया, जिसमें एक पिता अपने 2 साल के बच्चे को हाथ में लेकर बैठा हुआ था और वो बच्चा इस जंग का शिकार हो गया। 80 लक्ष्यों को बर्बाद किया गया और ये 80 लक्ष्यों को सिर्फ 10 मिनट में बर्बाद किया गया। लेकिन इस सब के बीच में जो हमास को सबसे बड़ा झटका लगा वो दरअसल ये कि हमास का जो प्रधानमंत्री गाजा के अंदर जो रूल कर रहा था, इस्साम दिब अब्दुल्ला, वो मारा गया है। टॉप कमांडर्स मारे गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहा जा रहा था कि वहां समझौता हो गया है, सीज फायर हो गई है, तो फिर जंग वापस शुरू क्यों हुई? दरअसल इजराइल की सेना ने युद्ध विराम खत्म होने के बाद गाजा पर सबसे भीषण हमला किया है। इजरायली सेना ने महज 10 मिनट के अंदर एक के बाद एक हमले करके 80 से ज्यादा लक्ष्यों को तबाह कर दिया। लड़ाकू विमानों ने मात्र 2 मिनट के अंदर सभी लक्ष्यों को भेदा और इस हमले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए। हमले में गाजा में हमास के प्रधानमंत्री इस्साम दिब अब्दुल्ला मारा गया। इजराइल ने हवाई हमले में हमास के 3 बड़े आतंकियों को भी मार दिया। इनमें हमास के कमांडर हैं और बाकी मौजूद हैं। लेकिन इजराइल कह रहा है कि सीज फायर की शर्त नंबर 2 को माना नहीं हमास ने। उन्होंने इजरायलियों को छोड़ा नहीं और इसलिए अब हमास को छोड़ा नहीं जाएगा। हमास के खात्मे तक ये जंग चलती रहेगी। लेकिन हमास के सुपर कमांडर ढेर किए जा चुके हैं। क्या इसके बाद ये जंग रुकेगी या फिर कोई और लीडर हमास की अगुवाई करेगा और वहां गाजा के अंदर इजराइल का सामना करेगा? हालांकि यह सामना कभी से आसान नहीं रहा और इसीलिए देखते ही देखते फिलिस्तीन
धीरे धीरे इजराइल होता चला गया। ग्रेटर इजराइल प्लान के चक्कर में पूरा का पूरा पैलेस्टाइन खत्म हो चुका है। लेकिन जो 80 जो लक्ष्य जिनको भेदा गया, उनमें 4 चेहरे बेहद खास, जो हमास की बैकबोन या कहे कि हमास के टॉप कमांडर जिनको मार दिया गया है, वो कौन कौन से हैं जरा उनको भी देखिए। उनमें सबसे पहला नाम इसाम दिब अब्दुल्ला अल दालिस, जो कि गाजा में हमास का प्रधानमंत्री है। जुलाई 2024 में रूही मुश्ताहा की मौत के बाद अल-दाला ने यह जगह ली और अब्दुल्ला गाजा में हमास की सरकार चलाता और हमास के संगठन और आतंकवादी गतिविधियों की जिम्मेदारी इसके पास थी। दूसरा चेहरा देखिए, दूसरा चेहरा है अहमद अमोर अब्दुल्ला अल हाता। ये हमास सरकार के अंदर न्याय मंत्री, एक तरीके से कह सकते हैं कानून मंत्री। इसके अलावा जो अब दुनिया में नहीं, जिसको इजराइल ने मार दिया, वो है बहजत हसन मोहम्मद अबू सुल्तान, हमास के आंतरिक सुरक्षा बलों के प्रमुख, और ये भी मार दिया गया। चौथा चेहरा जरा देखिए, चौथा है महमूद मारजूक अहमद अबू वतफा, जो हमास सरकार में आंतरिक मंत्री। हमास के आंतरिक सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी इसके पास ही, और ये सब बीते 24 घंटे में इजराइल ने जो अटैक किया उसमें मार दिया गया है, जिसमें हमास से संबंधित गाजा का प्रधानमंत्री भी मारा जा चुका है। लेकिन हमास की गलती से क्या वाकई में गाजा बर्बाद हुआ है, या फिर इजराइल जो गाजा को ग्रेटर इजराइल में मिलाना चाहता है, उसकी जिद में गाजा बर्बाद हुआ है? जरा इसको भी समझिए, क्योंकि 15 महीने की जंग में 90% गाजा बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। और जो बचा है उसके नीचे ना जाने कितने ऐसे वेपन्स हैं जो कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास का इजराइल पर हमला, और हमास ने 1139 लोगों को मारा था, 251 को अगवा किया था। इजराइल के पलटवार में 46,000 से ज्यादा जानें गाजा में जा चुकी है, और यह आंकड़ा गाजा की आबादी का तकरीबन 2% है। 50,000 बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हैं, और गाजा का हेल्थ सिस्टम पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और इस जंग में सिर्फ कॉमन मैन मारे गए हैं, जिनका प्रत्यक्ष तौर पर कोई कसूर नहीं था, वो इसमें मारे गए हैं। लेकिन यह जंग यहां रुकने वाली नहीं है, यह जंग और ज्यादा तेज होती नजर आ सकती है, क्योंकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद, 400 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद, हमास का गाजा के अंदर प्रधानमंत्री के मारे जाने के बाद, हमास के 3 कमांडर मारे जाने के बाद, जो बाकायदा वहां की सरकार में मिनिस्ट्री देख रहे थे, उसके बावजूद नेतन्याहू ने क्या कहा है जरा देखिए। नेतन्याहू बयान दे रहे हैं कि इजराइल लड़ेगा और जीतेगा, हम अपने लोगों को घर वापस लाएंगे। इसके बाद क्या कह रहे हैं, जब तक हम हमास को खत्म नहीं कर देते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे और ना ही चैन से हम बैठेंगे। सीधी धमकी है। वहीं हमास की तरफ से क्या कहा गया है, जरा एक बार इसको भी देखिए और समझिए कि यह जंग क्यों रुकने वाली नहीं। जो हम कह रहे हैं कि इस जंग में और ज्यादा लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि हमास ने पलटवार किया है। और उसने क्या कहा है, नेतन्याहू का फिर से युद्ध शुरू करने का फैसला इजरायली बंधकों के लिए मौत की सजा की तरह है। अब दरअसल हमास को यह सोचना चाहिए कि जब उसने हमला किया, 59 इजरायली बंधकों को रिहाई के लिए बाकायदा शर्त तय हुई, उसके बावजूद अगर उसने ऐसा नहीं किया और उसका खामियाजा गाजा में 400 से ज्यादा लोगों को जान गंवाने के बाद देना पड़ा, तो अगर जो 59 इजरायली इस वक्त हमास के कब्जे में है और जिसकी वजह से इजराइल युद्ध विराम की तरफ बढ़ सकता है, अगर वो मार दिए गए तो इजराइल को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि फिर इजराइल समझौते के टेबल पर आएगा, उसके लिए हमास के पास शर्त में रखने के लिए कुछ नहीं होगा। और क्या यही वजह कि नेतन्याहू का दोबारा जंग शुरू करने का ऐलान साफ तौर पर नजर आया, क्योंकि इजराइल ने 19 जनवरी को शुरू हुए सीज़फायर को खत्म कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग दोबारा शुरू करने का बयान दिया।
नेतन्याहू ने अपने भाषण में इस जंग के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए दिए गए हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हमें उम्मीद थी कि हमास अपना रुख बदलेगा और इसलिए बीते 2 हफ्ते तक हमने कोई कार्रवाई नहीं की। नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैंने हमास के खिलाफ सैन्य अभियान को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। इजराइल का निशाना हमास के आतंकवादी है, ना कि फलस्तीनी नागरिक। ये आतंकवादी नागरिक इलाकों में छिपते हैं और उन्हें मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। गाजा में नागरिकों की मौत के लिए हमास जिम्मेदार है, इजराइल नहीं है। मैं गाजा के लोगों से अपील करता हूं कि हमास के आतंकवादियों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इजराइल के समर्थन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद। अमेरिका के साथ हमारा गठबंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है, लेकिन जो फलस्तीन के लोग हैं उनके लिए आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है, क्योंकि अगर वो हमास से पल्ला छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वह विद्रोही मान लिया जाता है और उनको गोली मार दी जाती है। और अगर वो हमास के लड़ाकों के साथ वहां मौजूद रहते हैं तो फिर इजराइल की गोले बारूद का वो शिकार होते हैं, उनकी जान चली जाती है। उनके पास जीवन बचाने का कोई विकल्प फिलहाल गाजा में नजर ही नहीं आता है। लेकिन एक विकल्प था, जो सीज फायर का विकल्प था। एक विकल्प था, 2 युद्ध विराम का विकल्प था, जो बातचीत के जरिए, समझौते के जरिए सुलझाया जा सकता था। लेकिन शायद हमास को यह समझ नहीं आया। और इसमें पहला चरण क्या था, सीज फायर का पहला चरण क्या था, जिसके बाद माना जा रहा था कि शायद ये जंग रुक जाएगी और ज्यादा लोगों की जान नहीं जाएगी। जरा देखिए, जो पहला चरण था और जो दूसरा चरण, जंग क्यों वापस शुरू हुई, उसमें पहले चरण को जरा देखिए। 1 मार्च को खत्म हो गया था पहला फेज। 25 इजरायली बंधकों की रिहाई इसमें की गई थी। 8 शव भी लौटाए गए थे हमास की तरफ से इजराइल को, और 2000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई बाकायदा इजराइल की तरफ से की गई थी। लेकिन दूसरा फेज क्या था, दूसरे चरण पर बात ही नहीं बन पाई, सहमति नहीं हो पाई। 59 बंधकों को रिहा किया जाना था। इनमें 24 जिंदा बंधक थे और 35 के शव थे जो हमास को वापस लौटाने थे। लेकिन युद्ध को खत्म करने पर चर्चा होनी थी और ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जो फरवरी की तारीख थी उसमें हमास ने 59 बंधकों को वापस लौटाया ही नहीं इजराइल को। और इसलिए अपने लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए इजराइल ने मौत का वो तांडव गाजा के अंदर शुरू किया, जिसमें महज 10 मिनट के अंदर 80 लक्ष्यों को भेदा गया। 400 से ज्यादा लोगों की जान इसमें चली गई। लेकिन ये जो पूरी शांति वार्ता थी, जो ये पूरा युद्ध विराम था, जो दूसरे ही फेज में टूट गया, उसे दरअसल 3 फेज में पूरा किया जाना था। डील यही थी, सीज फायर। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील 3 फेज में पूरी होनी थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कैदियों की अदला बदली पर समझौता हुआ। पहला फेज पूरा हो चुका है। दूसरे फेज पर बात बन ही नहीं पाई। 9 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहा। पहले फेज में हमास ने 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इजराइल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 फलस्तीनी रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फलस्तीनी बंदियों को रिहाई मिलेगी। दूसरे फेज में जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाना था, लेकिन सीज फायर के दूसरे फेज पर बात बन ही नहीं पाई। इस डील के आखिरी यानी तीसरे फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाना। गाजा को फिर से बसाने में 3 से 5 साल का समय लगता और इस फेज में हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजराइल को सौंपे जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सोचिए, जिन 3 चरणों के माध्यम से गाजा वापस बसाया जाना था, वो शुरू होते उससे पहले ही एक चरण और शुरू हुआ, जिसमें रहा सहा गाजा भी बर्बाद होने लगा, क्योंकि संघर्ष विराम की जो शर्तें थी उनको माना ही नहीं गया और इसलिए एक एक करके सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आया। जरा देखिए, हमास और इजराइल दोनों की तरफ से जो संघर्ष विराम की शर्तें थी वो क्या थी, जिनको लेकर सहमति बन रही थी। सबसे पहले हमास की शर्तें क्या थी? पहली शर्त युद्ध की समाप्ति हो, दूसरा इजरायली सैनिकों की वापसी हो जो इस वक्त गाजा के अंदर है, या कहिए कि जो पैलेस्टाइन के अंदर है। इजराइल का लक्ष्य क्या था? इजराइल का था हमास के सैन्य ढांचे को नष्ट कर देना और सभी बंधकों की सुरक्षित वापसी। हम मान सकते हैं कि फिलहाल जो स्ट्राइक की गई उसमें
हमास के सैन्य ढांचे को नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ वहां के 3 टॉप लीडर जो हैं उनको मार दिया गया है। लेकिन जो सभी बंधकों की सुरक्षित वापसी, इसकी गारंटी अभी फिलहाल इसलिए नहीं क्योंकि जिस तरीके से 400 से ज्यादा इजराइल ने वहां के फलस्तीन को मारा है, अब हमास ये कह रहा है कि इसका मतलब यह है कि जो बंधक उनके पास है उनका वापस जिंदा लौट कर जाना लगभग असंभव है। तो क्या वाकई में गाजा में नरक के दरवाजे खोल दिए गए? क्या एक ऐसी जंग शुरू होने वाली है जो गाजा को नक्शे से मिटा देगी, फलस्तीन को वैश्विक पटल से मिटा देगी, हमास का खात्मा होगा? और क्या वाकई में इस दौर में ईरान आकर फलस्तीन के पक्ष में खड़ा होगा या सिर्फ बाहर से वेपन देकर तमाशा देखेगा? क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्स ने हमास को चेतावनी दी है, अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गाजा में नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इजराइल ने गाजा में भोजन, दवाइयों, ईंधन, अन्य सप्लाई को रोक दिया है। इजराइल चाहता है कि हमास सीज फायर समझौते में बदलाव स्वीकार करे। इजरायली फोर्सेस ने लोगों को पूर्वी गाजा खाली करने का आदेश दिया है। 40,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सीधे परेशान हैं और 20 लाख के आसपास ऐसे जो इस वक्त निवाले के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि इस पूरी फूड चेन सप्लाई को इजराइल ने रोक दिया है। लेकिन जो घटना घटी उस पर वैश्विक तौर पर कौन से देश ने क्या प्रतिक्रिया दी है, कौन इजराइल के साथ है और कौन इस वक्त फलस्तीन के साथ है, जरा इसको भी समझिए, क्योंकि ये एक वैश्विक वो लाइजनिंग है या कहें कि वो पोलराइजेशन है जो ये तय करेगा कि किसके पक्ष में क्या होने वाला है और ये जंग कहां तक जाने वाली है। जरा शुरुआत करते हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका ने क्या कहा है? इजराइल ने इस हमले से पहले अमेरिका से सलाह ली थी। अमेरिका इस कार्रवाई का समर्थन करता है। इजराइल पूरे तरीके से अमेरिका के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है। ये हमले नरसंहार और जातीय सफाई की निरंतरता है, सीधी जिम्मेदारी अमेरिका की है। यह कार्रवाई शांति के लिए खतरा है। ईरान अभी भी हमास को भड़का रहा है। इसके बाद तुर्की को जरा देखिए, जो खलीफा की गद्दी चाहता है। गाजा पर हमले नरसंहार का नया चरण है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। सवाल यह है कि तुर्की क्या हस्तक्षेप करेगा? क्या ईरान सीधे तौर पर हस्तक्षेप करेगा? बिल्कुल नहीं। इसके बाद इजिप्ट को देखिए, जिसे बाकायदा फलस्तीन का बॉर्डर लगता है और राफा जहां से द्वार इजिप्ट का खुलता है, और मिस्र ने अपने द्वार को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो अपने देश में फलस्तीन के रेफ्यूजी नहीं चाहता और वो नहीं चाहता कि हमास इजिप्ट के अंदर एंट्री करे और इजराइल इजिप्ट पर भी हमला कर दे। लेकिन इजिप्ट यानी कि मिस्र कह क्या रहा है, देखिए सर। ये हमले साफ तौर पर युद्ध विराम का उल्लंघन है। ये शांति के प्रयासों को विफल करने की कोशिश है। इसमें भी इजराइल को जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र यूएन मानवाधिकार प्रमुख बोलकर तर्क, वो क्या कह रहे हैं जरा ये भी देखिए। उन्होंने कहा है कि ये हमलों से हैरान है वो, दोनों पक्ष संघर्ष को रोकें बातचीत के जरिए। लेकिन जो शांति दूत है भारत क्या कह रहा है, देखिए। भारत कह रहा है कि यह जरूरी है कि सभी बंधकों को रिहा किया जाए। हम गाजा के लोगों को मानवीय सहायता की आपूर्ति जारी रखने का भी आह्वान करते हैं। यहां भारत दोनों तरफ है। एक तरफ भारत कह रहा है कि हमास ने जो बंधक इजरायली बनाए हुए हैं उनको शर्तों के मुताबिक वो उन्हें वापस करे। दूसरी तरफ भारत फलस्तीन के साथ भी है। वो कह रहे हैं कि फलस्तीन की जो फूड सप्लाई चेन को रोका गया है उसको वापस बहाल किया जाए। और यही दरअसल एक शांति दूत की नीति होती है कि वो दोनों तरफ की बात करे, क्योंकि जब भी समझौते होंगे वो डबल साइडेड होते हैं, वन साइडेड कभी नहीं हो। जंग कभी भी एक तरफा नहीं रुकती है। अगर एक तरफा रुकती तो रूस और यूक्रेन की जंग बहुत पहले रुक चुकी होती। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पहल करे, ये यूएई कह रहा है। और वो क्या कह रहे हैं जरा समझिए। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने कहा कि गाजा में नागरिक और आवासीय क्षेत्रों पर इजरायली हवाई हमले जारी रखने से क्षेत्र में व्यापक अस्थिरता पैदा हो सकती है। पूरे क्षेत्र में हिंसा बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
मंत्रालय ने गाजा में और अधिक निर्दोष लोगों की जान जाने से रोकने, मानवीय स्थिति को बिगड़ने से रोकने, नागरिकों को प्रभावित करने वाली दंडात्मक कार्रवाइयों को रोकने और तनाव को बढ़ने से रोकने का आह्वान किया। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से नए सिरे से युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने, बिजली की बहाली, क्रॉसिंग्स को फिर से खोलने और गाजा में जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता की निरंतरता और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सब सिर्फ फिलिस्तीन में हो रहा है। इजराइल जो कर रहा है उसको लेकर बाकायदा इजराइल में ही नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में भी विरोध हो रहा है। इजराइल 18 मार्च देर रात 40,000 से ज्यादा लोग सड़क पर उतरे थे। प्रदर्शनकारी इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेट के चीफ रोनन बार को हटाने के फैसले का विरोध कर रहे थे। नेतन्याहू पर आरोप है कि वो रोनन को इसलिए हटाना चाहते हैं जिससे हमास और कतर के साथ नेतन्याहू के सहयोगियों की गुप्त डील की जांच रोकी जा सके। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व चीफ तामीर पार्दो ने नेतन्याहू को देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। इजराइल के अटॉर्नी जनरल गाली बहराव मियारा ने शिन बेट के चीफ रोनन बार को हटाने के फैसले को अवैध करार दिया है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया नेतन्याहू ने गाजा में फिर से जो जंग शुरू की ताकि दक्षिणपंथी मंत्री बेन ग्रिव को फिर से कैबिनेट में लाया जा सके। आप सोचिए, नेतन्याहू का किस स्तर पर इजराइल के अंदर ही विरोध हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू कह रहा है कि अगर एक भी इजराइली हमास के कब्जे में होगा तो उसको छुड़ाने के लिए यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि हमास का खात्मा ना कर दिया जाए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। Hamas is responsible for this war.